स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ओम्स लॉ। वही स्टडी करते हैं ओम्स लॉ। एटीन 1826 में जॉर्ज साइमन ओम्स के द्वारा दिया गया ये लॉ होता है, ठीक है। और इसके लिए हम सबसे पहले ये मानेंगे कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये इसकी लेंथ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ एल है। तो कंडक्टर होने के कारण इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उतना ही ये गुड कंडक्टर होता है, और जिसमें नहीं पाया जाता है वो होता है इंसुलेटर, ठीक है। अब क्या है कि इसको आप क्या करते हो कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे इस टर्म को पॉजिटिव से और इस टर्म को नेगेटिव से, तो ये कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दिया। तो इसके इफेक्ट से यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मोमेंट कराने का काम करता है एक डिफिनेट डायरेक्शन में, और सभी इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं लो वोल्टेज से हायर वोल्टेज की तरफ, ठीक है। अब जब लो से हायर वोल्टेज के इलेक्ट्रॉन जब इधर मूवमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट किस साइड, इधर फ्लो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा करंट आई, ठीक है। तो ओम्स ने एक अपनी शर्त रखी थी कांस्टेंट की, और शर्त उन्होंने क्या रखी थी कि ये जो है लेंथ है कंडक्टर का और ये एरिया है और टेम्परेचर ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, मतलब अनचेंज होगा, ये बदलेगा नहीं। इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कंडक्टर की जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, अनचेंज होगी। अगर ये अनचेंज होती है तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया गया है, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट किया गया है इनके अक्रॉस, इसी के कारण इसमें फ्लो होने वाली करंट जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है, ठीक है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट I, ठीक है। अब देखो जब ये I प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो ये आएगा कांस्टेंट, ठीक है। इस कांस्टेंट इनटू I, यानी इस कांस्टेंट का नाम क्या है भाई, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट R रखा गया। ये हो जाएगा V इक्वल टू RI, या V इक्वल टू हाई R लिख देते हैं, इसी को हम ओम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस R के यानी कांस्टेंट को वहीं रखें, तो यहाँ पे डिवाइड कर लें करंट I को, इधर डिवाइड करेंगे तो V अपॉन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट। और देखिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब यहाँ देखो अगर हम ये ग्राफ लें, ये पोटेंशियल डिफरेंस दिखा दें, इधर करंट I दिखाएं, तो V अपॉन I के बीच एक ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलती है। स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है भाई, स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट करती है वो क्या करती है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। कैसा रेजिस्टेंस, कांस्टेंट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। V I के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होता है वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ ये चीज हो गया, लेकिन हमको प्रूव करना है क्या, ओम्स लॉ को इन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। वो प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ इन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, इसको हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ इन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, ठीक है, हम इसी में बता दे रहे हैं आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए ये हम जानते हैं प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, अगर हम चलते हैं इन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पे तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं कि ये देखिए
ये प्रूफ करना है हमको क्या, ओम्स लॉ। तो ये हम इसके पहले हम अपने लेक्चर में 2 वीडियो में लेक्चर में आपको बताए हैं कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जानते हैं, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी डी जो पलटू होता फार्मूला ईवी टाउ अपॉन ये होता है एम एल, इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लें। ठीक है, दूसरा हमारा रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट का। वो क्या होता है भाई, उसको हम लिखते हैं कि आई इज इक्वल टू फार्मूला होता है एन ई ए वी डी। ठीक है, तो यहाँ से बी डी जो इक्वल टू अगर करेंगे तो आई अपॉन क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन कौन सा बना भाई, 2 बन गया। अब ये देखो दोनों वी डी हैं, तो कंपेयर कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, पहले और दूसरे इक्वेशन का यहाँ कंपेरिजन कर दें तो ये हो जाएगा क्या, ई वी टाउ अपॉन एम एल इज इक्वल टू इसके आई अपॉन एन ई ए के। ठीक है, तो आई अपॉन एन ई ए, ये देखो ई वी टाउ अपॉन एम एल इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एन ई ए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ई वी टाउ को इक्वल करें, ई वी टाउ को इक्वल करते हैं तो एम एल का यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, एम एल को यहाँ कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू हो जाएगा एम एल अपॉन एन ई ए। ठीक है, या इसे ऐसे लिख सकते हैं, v जो इक्वल टू करेंगे तो एम एल अपॉन एन ई ए इंटू हो जाएगा, ये क्या है, ई टाउ। ठीक है, एम एल और आई है ही है ऊपर। अब v जो इक्वल टू आप लिख सकते हैं एम अपॉन इसका प्रोडक्ट कर दें, एन ई स्क्वायर टाउ, यहाँ e हो जाएगा और ये हो जाएगा एल आई। ठीक है, अब यहाँ पे यम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ जो होता है, ये किसी भी कंडक्टर के अंदर ये जो होता है एक प्रकार का विशेष प्रॉपर्टी होती है जो पाई जाती है। इसका रीजन यहाँ मास यम क्या है भाई, ये किसी भी कंडक्टर में जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, वो क्या हो गया, यम जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ई जो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और टाउ जो होता है रिलैक्सेशन टाइम को। ठीक है, ये चीज है, तो इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। और V जो इक्वल टू ये होता है रो एल ए हो जाएगा, रो एल बाई ए, और ये आई है। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि रो एल और ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट है, यानी रो ऑलरेडी कांस्टेंट है, लेंथ अनचेंज हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया अनचेंज हो, और ये क्या हो जाएगा, करंट आई है ही है, तो इसमें लेंथ है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये भी अगर आपके कांस्टेंट हो गए तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका ओम्स लॉ हो जाएगा। ठीक है, ओके थैंक यू।